हाँ जी, बोलिए परम संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज की। देखिए, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर बाबू जगजीवन राम जी की जयंती उत्सव भी मनाया जा रहा है और चमार एकता मंच के माध्यम से आप सभी लोगों ने कीमती समय दिया और बाबू जगजीवन राम जी जो कि हमारे समाज में बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, प्रथम लोकपाल स्पीकर पूर्व स्पीकर बहन जी भी आई हुई हैं, उनकी सुपुत्री मीरा कुमार जी भी, और सभी का हम स्वागत करते हैं। और श्री राजवीर सिंह जी, राजनायक जी, वो आए जो अमेरिका से आए हैं स्पेशल प्रोग्राम को और अपने समाज के लिए समय देने के लिए तो आए और अब लोगों को संबोधित करें, अपने विचार प्रकट करें। अरे रुको। आप सबसे अनुरोध है कि कार्यक्रम को शुरू करें। ठीक है, अमरपाल जी है, ठीक है, बुला लो। श्रीमान अमरपाल जी भी सम्मान के पात्र हैं, वो स्टेज पर आए, उनका सम्मान समारोह। और राजनायक जी अपनी बात को, श्रीमान राजवीर जी अपनी बात को निरंतर जारी रखें। हाँ ठीक है, थैंक यू। अरे रुक जाओ जी, मीरा कुमार जी, अंशुल जी, सत्यनारायण जी और मंच पर उपस्थित अन्य और ताल कटोरा स्टेडियम में आए सभी साथियों को 21वीं सदी में प्रथम चमार अधिवेशन 2023 के आयोजनकर्ताओं का मैं आभारी हूं, धन्यवादी हूं, शुक्रगुजार हूं, जो कि जाति जोड़ो मिशन पर काम कर रहे हैं और हमारे महापुरुषों, साधु संतों और पूर्वजों के एक श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं कि उन्होंने जो नेक काम किए हैं। चौदहवीं शताब्दी में पिता संतोख दास और माता कलसी देवी के पुत्र रविदास को व्यक्तियों, संस्थाओं और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों ने, जिसमें उनके समर्थक भी थे और उनके विरोधी भी थे, अलग अलग नामों से और उपनामों से पुकारा, जिनमें कईयों ने उन्हें संत कहा, कईयों ने गुरु कहा, कईयों ने सद्गुरु कहा, कईयों ने शिरोमणि कहा, कईयों ने दार्शनिक कहा, कईयों ने अर्थशास्त्री करी, समाज विज्ञानी कहा, विद्रोही कहा, भगत कहा, कबीरा कहा, श्रमजीवी कहा। जबकि गुरु रविदास ने खुद को कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी मीत हमारा कहा।
खुद को खलास चमार कहकर उन्होंने जो भारत द्राविड़ नस्ल भूमि है, और सर्वशक्तिमान एक ओंकार पिता और प्रकृति माता को समर्पित किया। और जो भौतिक जन्मदाता है, माता और पिता, उनको स्वीकारा। इसके विपरीत एक जो भारत भूमि पर यूरेशिया से आए आर्य हैं, और उन्होंने एक थ्योरी प्रचारित की कि कोई मुंह से पैदा हुआ है, कोई हाथ से पैदा हुआ है, कोई पेट से पैदा हुआ है और कोई पैर से पैदा हुआ है। वो प्राकृतिक जन्मदाता माता पिता को भी नकारते हैं, अपनी मां की कोख को भी नकारते हैं। तो गुरु रविदास ने उस समय जो कहा है, उसका जो मतलब है आप सबको जानना होगा। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जो मनुष्य प्राणी हैं, माताएं बहनें हैं, वो सब चमार हैं। लेकिन जो गुरु रविदास ने मानव उत्पत्ति का स्रोत चमार बताया था, 1947 के बाद उसे लगभग 7,000 जाति और जनजातियों में से एक जाति बता दिया गया। तो आप सभी को इस षड्यंत्र को पहचानना होगा। गुरु रविदास ने इसी श्लोक में हम सैरी कहा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को से संबंधित है। और वो ये है कि हम शहरी, हर नगर को एक बेहतरीन शहर होना चाहिए, जहां सड़कें अच्छी हो, पानी अच्छे हों, पानी के स्रोत अच्छे हों, स्कूल हो, चिकित्सालय हो, और शहर की तर्ज पर उसका विकास हो, जो हजारों सालों पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। ठीक है, ठीक है। गुरु रविदास ने परमेश्वर पिता और प्रकृति माता के लिए किसी बिचौलिए को बीच में ना रखने का आह्वान किया है। ना किसी पंडित की आवश्यकता है, ना मौलवी की आवश्यकता है। आप सीधा संपर्क बनाइए और उनकी स्तुति कीजिए। गुरु रविदास के समय में राजनीतिक रूप से देश गुलाम था
ऊंच नीच जाति पाति भी थी, लेकिन उन्होंने इन बुराइयों से कोई समझौता नहीं किया, कोई पैक्ट नहीं किया, कोई आत्मसमर्पण नहीं किया और किसी की जान भी नहीं गई। किसी के भूख हड़ताल के कारण ना वो पैक्ट किया गया, ना समझौता किया गया। गुरु रविदास के समकालीन कबीर ने भी ये दोहराया है, चाम मांस और रक्त से मानव तन का बना आकार, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार। मुझ में, आप में और आप सभी में हमारे पूर्वजों का, हमारे महापुरुषों का अंश है, चाम है, मांस है, रक्त है। तो हमारे अंदर उनका बराबर बल भी है और अकल भी है। और जिसको अपने बल पर भरोसा ना हो, वह भारत के नागालैंड के कोहिमा में जाकर वहां पर राष्ट्रमंडल संग्रहालय में, राष्ट्रमंडल युद्ध संग्रहालय में चमार रेजिमेंट की उपलब्धियों का विवरण देख सकते हैं। उसके लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं है कि वो हमें सपोर्ट करे। एक और तथ्य मैं आपको बताता हूं कि हिंदी में एक शब्द है विजय, VJ। यह ब्रिटिश सरकार ने दिया था विक्ट्री ओवर जापान के लिए, जो कि भारत के अंदर आ गई थी और उसको चमार रेजिमेंट ने खदेड़ा था। और चमार रेजिमेंट के गठन के बाद ही 1943 में, जबकि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से शुरू था, 1943 में चमार रेजिमेंट बनी थी। उसी के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना रक्षात्मक से आक्रामक हो गई थी, डिफेंसिव से ऑफेंसिव हो गई थी। आज भी वहां पर चमार रेजिमेंट के योद्धाओं को, शहीदों को बैटल ऑफ ऑनर मिला हुआ है। जब विश्व युद्ध, चमार रेजिमेंट और राष्ट्रमंडल युद्ध स्मारक की बात चली है, तो मैं अपना फर्ज समझता हूं कि आपको वहां पर लिखी हुई एक लाइन भी बता दूं। वहां लिखा है कि जब तुम अपने घर जाओ तो सबको बताओ कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया है। मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप जब यहां से जाए तो यह बात अपने पड़ोसी गली मोहल्लों में बताएं और इस चीज की जरूरत को समझें कि चमार रेजिमेंट का गठन आज भी
भारत को चीनी आक्रमण से बचा सकता है। जो भूल नेहरू ने 1962 में की है, और वर्तमान प्रधानमंत्री उसे दोहराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि दिन ब दिन सीमाओं पर आक्रमण हो रहे हैं और अगर सैटेलाइट की बातों पर यकीन किया जाए, सैटेलाइट ने जो नक्शे दिखाए हैं कि भारतीय सीमाओं के अंदर चीनियों ने कुछ कंस्ट्रक्शन भी की है। चमार रेजिमेंट की वहां बैरक बनाई है और उन्हें इस काबिल बनाइए कि वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। उन्नीस 1971 का युद्ध भी आपको याद होगा, जो बाबू जगजीवन राम के डिफेंस मिनिस्टर होते हुए लड़ा गया और दुनिया के मानचित्र पे एक नया देश बन गया जिसका नाम था बांग्लादेश। सिख इतिहास में चमकौर का युद्ध भी खलास चमारों की बहादुर भूमिका बताता है। और जिन्हें अपनी अकल पर भरोसा नहीं है उनको भी मैं बता दूं कि संघ लोक सेवा आयोग बनने के बाद लिखित परीक्षा में अछूतानंद चमार जो बंगाल से थे, उनको लिखित परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर मिले थे। वो एक अलग बात है कि साक्षात्कार में जो नंबर मिले उन्हें कम मिले, और वो जो एक तरीका है कि साक्षात्कार में इनको पिछाड़ दो, वो आज भी आप खूब सुन रहे होंगे आजकल भी कि ये सब हो रहा है और पहले से हो रहा है और उसी संविधान में हो रहा है कि जो बाबा साहब ने लिखा है। और इससे भी बढ़कर एक समय ऐसा आया कि चमार शब्द को डेरोगेटरी या अपमानजनक बताकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और महरवाद फैलाया जा रहा था। वो तो आप सब की मेहनत है, हमारे पूर्वजों की मेहनत है, हमारे नेताओं की मेहनत है कि चमार शब्द आज दोबारा से स्थापित हो गया है और यह सम्मेलन उसी को बताने के लिए है। अगर स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो 1920 में जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स ने एक किताब लिखी थी, द चमार्स रिलीजन ऑफ इंडिया। उन्होंने अपने उस किताब में चमार को धर्म बताया था। उनके जन्म के, उनके शादी विवाह के और उनके मृत्यु पर अलग तरह के आयोजन होते थे। उसी आधार पर चमारों को 1932 के कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट और डबल वोटिंग मिला था, जो किसी की
भी इंडियन की, वहाँ पर उनको पता ही नहीं था कि डबल वोटिंग होता क्या है, लेकिन उसका सौदा कर लिया गया। 5 दिन में सौदा कर लिया गया। 50 बार गए हैं वहां जेल के अंदर। वो व्यक्ति तो आपके अधिकारों का सौदा करने का, क्या आप उसे अधिकार दोगे किसी को भी? आपके करोड़ों डबल वोट बेचने का अधिकार आप किसी को दोगे? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन और कौन से कानून में यह अधिकार, मेरा अधिकार किसी और को मिल सकता है? पहले आप इस चीज का डिसाइड कीजिए, फिर आगे की बात करिए, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है कि जिसे पूरा समाज, पूरा चमार समाज, जो पैदा ही चाम, मांस और रक्त से हुए हैं, जो लगभग 95-96% है, वो उसकी वजह से सजा भोग रहा है और उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है और विश्वास भी है कि जातियों को जोड़कर दोबारा गुरु रविदास के बताए मार्ग बेगमपुरा स्वराज पर आप काम करेंगे। और जिसमें किसी को कोई दुख ना हो और सबके लिए बराबर के अधिकार हो, और सबको अन्न मिले, शिक्षा मिले, हर हाथ को काम मिले। क्योंकि गुरु रविदास ने बताया है कि श्रम करके खाइए जो लोग पार बसाए। वो कटोरा लेके मांगने वालों के धर्म में नहीं विश्वास करते थे, वो श्रम में विश्वास करते थे और श्रम द्वारा आजीविका चलाने में विश्वास करते थे। गुरु रविदास के बेगमपुरा जो आदि ग्रंथ है सिख धर्म का, और गुरु ग्रंथ साहब में उसकी व्याख्या है, और एक ही सिख रूलर हुए हैं महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने अपने जीते जी बेगमपुरा बसा दिया था। उस समय उनके पास कोहिनूर था। उनके नानक शाही सिक्के का कीमत ब्रिटिश भारत रुपए से ज्यादा थी। अंग्रेजों ने लाखों लोगों को फांसियां दी। महाराजा रणजीत सिंह के समय में किसी को फांसी नहीं लगी, सब खुशहाल थे। तो अब फिर से भी हमें कृषि, नागरिक उद्योग के साथ साथ रक्षा उद्योग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आज महाराजा रणजीत सिंह होते तो राफेल जो एरोप्लेन है, फाइटर प्लेन है, वो फ्रांस से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती और यहीं पर
राफेल बनता और शायद एक्सपोर्ट भी होता। गुरु रविदास के ऊपर कई विदेशियों ने भी काम किया है, जिसमें पीटर फ्राइडलैंडर है लंदन के से, डेविड लॉरेंजन है मैक्सिको के, और गेल अम्वेट है यूएसए की, जिन्होंने उनके बेगमपुरा शहर और उनकी जीवनी पर काम किया है, और भारत में भी कई लोगों ने उस पर काम किया है। गुरु रविदास के अपने जीते जी एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने कायम की थी कि जो प्रजा और राजा के सहयोग से राजकाज व्यवस्था चले और उनके जो पब्लिक वेलफेयर के काम हों, तो वही व्यवस्था आज करने की भी ज़रूरत है। उनके लगभग 52 जो साथी थे वो आजकल के हिसाब से चारों वर्णों के हिसाब से लगभग हर वर्ण में थे, और जो जातियां हैं उनमें सब जातियों में ही से थे। तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर जाने अनजाने में मेरे से कोई गलत बात निकल गई हो, और इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद लेता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे श्री राजवीर सिंह जी राजपुर राजनायक जी, जिन्होंने अपनी वाणी से आपको संबोधित किया। अब बहन जी श्री मीरा कुमार जी के सुपुत्र श्रीमान अंशुल कुमार जी भी आएंगे और आपको अपनी मुखारबिंद से संबोधित करेंगे। तो श्रीमान अंशुल कुमार जी आएँ और अपने मुखारबिंद से आज इस चमार महासम्मेलन में अपने शब्दों से बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर उपस्थित संत कुलवंत राम जी, संत हीरा जी, भूप सिंह जी, आचार्य कंवरपाल जी, सत्यनारायण जी, राजवीर जी और यहाँ सभागार में उपस्थित महानुभाव, आमंत्रित जो अतिथिगण हैं, भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि कुछ हमारी बहन भी यहाँ पर आई हैं, माताएं यहाँ पर हैं, मुझे बेहद खुशी है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अमित कुमार जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, इस ऐतिहासिक अधिवेशन में मेरा सम्मान किया, मेरा इस्तकबाल किया। मैं दिल से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। सचमुच ये ऐतिहासिक अधिवेशन है और मुझे लगता है कि मेरी उपस्थिति यहाँ पर अनिवार्य थी, मुझे आना ही था, क्योंकि समाज का एकजुट होना, समाज की एकता, मेल मिलाप, ये एक वक्त की ज़रूरत थी, ये समय की अनिवार्यता थी, क्योंकि हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ ये ज़रूरी है कि हम एकजुट रहें और अपना मुस्तकबिल अपनी मुट्ठी में ले लें, अपना भविष्य अपनी मुट्ठी में ले लें। सर्वप्रथम मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास, जो हमारे पीर हैं, एक महान फ़कीर जो हमारे गुरु हैं, जिनकी मैं आराधना करता हूँ, जिनकी परस्तिश करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गुरु रविदास जी ने जो सपने देखे, एक समता का, समरसता का, भक्ति से विद्रोह, अगर सारांश में एक पंक्ति में उनकी सोच, उनकी विचारधारा को कहा व्यक्त किया जाए तो वो है भक्ति से विद्रोह, असमानता को कैसे हटाएं, समान समाज। उन्होंने कल्पना की थी एक बेगमपुरा की, आप जानते होंगे बेगमपुरा, जहां पर कोई कष्ट ना हो,
जहां पर कोई दिक्कत ना हो, कोई दुश्वारियां ना हो, जहां पर सिर्फ समता हो, जहां पर कायनात की सारी खूबसूरत चीजें वहीं पर जाके सिमट जाती हों। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नहीं, नीच नहीं, कोई शोषण नहीं, कोई अत्याचार नहीं। ऐसी संत गुरु रविदास ने कल्पना की थी। वो तो कल्पना ही थी। कल्पना हकीकत में हमेशा बदलती नहीं है, लेकिन कल्पना से ये होता है कि उम्मीद भरी रहती है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद भी देख रहा हूँ। यहाँ पर कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है, हम कल्पना करते रहेंगे। और हो सकता है किसी एक वक्त में, देख कहते हैं कि स्वर्ग में भी ऊंच नीच होती है, लेकिन हो सकता है किसी वक्त में ऐसा समाज हम देख पाएं। बाबूजी का, बाबू जगजीवन राम का मैं नाती हूँ, वो मेरे नाना जी थे। और गुरु रविदास जी के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि गंगा के तट पे बनारस में वहाँ पर एक खूबसूरत मंदिर है रविदास जी को समर्पित। बहुधर्मी मंदिर है वहाँ पर, सबसे बड़ा विशाल मंदिर है। अगर आप वहाँ पर ट्रेन से जाएंगे, ब्रिज से जाएंगे, तो आपको दिखाई देगा संगमरमर का मंदिर। मैं आमंत्रित करता हूँ आप वहाँ पर आएँ, वहाँ पर बैठें। गंगा के तट पे है, बड़ा सुकून मिलेगा। वो बहुधर्मी मंदिर है, वहाँ पर गिरजाघर भी है, वहाँ पर मस्जिद भी है, वहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ पर बौद्ध स्तूप भी है उसी मंदिर में। तो आइए, श्रद्धा का स्थल है, आस्था का स्थल है। मैं आमंत्रित करता हूँ आज सब आए, जो बनारस आए वहाँ पर उस मंदिर में आए। ये वैसा मंदिर है, गुरु रविदास जी का मंदिर। तो कल बाबू जगजीवन राम जी की जयंती है। मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। वो हमें शक्ति देते रहें, वो हमारी आवाज़ बुलंद करते रहें, वो हमें ताकत देते रहें। समाज में जो ज़रूरतमंद है, जो सबसे कमज़ोर है, जो इंसानों के कतार में सबसे पीछे खड़ा होता है, जिसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, जिसको बोलने नहीं दिया जाता, जो दूसरों को मैला उठाता है, जो समाज का मैलापन सोख देता है, वो लोग, उनके लिए वो संघर्ष करते थे। जो दलित थे, जो वंचित थे, जो शोषित थे, उनके लिए संघर्ष करते थे। तो हमें वो शक्ति दें कि हम वो संघर्ष जारी रखें, लड़ते रहें, अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए। यही बाबूजी की पहचान थी, यही उनकी विरासत है। और ये विरासत के उत्तराधिकारी मैं कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई परिवार नहीं, आप सब हैं, हम सब हैं। हमारा दायित्व है कि इस विरासत को और पुख्ता करें, इसको और मजबूत करें। और जो सोच है, यही वो सोच, ये संघर्ष की सोच, उसको लेके अगली पीढ़ी तक ले जाएं। कुछ नौजवान मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, मुझे बड़ी खुशी है, मिलने का मौका तो मिल रहा है। ऐसे माहौल में आप सबसे मैं वार्तालाप भी करना चाहता हूँ। इसके बाद हो सके वक्त में आइंदा भी हम मिलते रहेंगे, संपर्क होता रहेगा, लेकिन संघर्ष जारी होना चाहिए। यही बाबूजी की सोच थी। तो क्योंकि मैं बाबूजी का नाती हूँ, मैं बाबूजी के जीवने के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि जब भी मुझे ऊर्जा की ज़रूरत होती है कि अरे मुझे ताकत दो, ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं, सभी के जीवन में होता है, तो मैं बाबूजी की जीवनी को याद कर लेता हूँ, उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को, उनकी निष्ठा को, उनकी प्रतिबद्धता को, उनकी सफलताओं को, उनकी उपलब्धियों को। और मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है, बड़ी ताकत मिलती है, और जो आत्मसंदेह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं संक्षिप्त में बाबूजी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, दो शब्द इजाज़त दें। तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल होता है कल्पना करना कि 115 साल पहले भारत में, बिहार के एक छोटे से गांव में, पिछड़ा हुआ गांव, गरीबी व्यापक, मुफलिसी, और इस एक समाज से
एक चमटोली से, जहां पर चमार रहते हैं, चमटोली से एक व्यक्ति उभर के आता है, ऐसे समाज से जो समाज ही नहीं है। वो समाज है जो समाज के दायरे से भी बाहर है, समाज की सीमाओं से भी बाहर है, क्योंकि वो अवर्ण है, वर्ण है और अवर्ण है। वहां से वो व्यक्ति आता है। देखिए, जो जाति प्रथा है ना, उसने जो अपमान है, जो जुल्म है, जो अवमानना है, जो तिरस्कार है, उसको एक धर्म में बदल डाला। बड़ी अनोखी और विचित्र बात है कि उसको एक संस्कृति बना दी, उसको एक परंपरा बना दी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अपमान को उपासना बना दी किसी ने, एक व्यवस्था ने, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसे समाज के वो भर से आते हैं। 115 साल पहले वो जमाना कुछ और था, अब तो तब्दीलियां हुई हैं, आधुनिकता आई है। बाबूजी के, महानुभाव के ऐसे बहुत देन हैं, लेकिन वो समाज कुछ और था। जकड़ थी, पकड़ थी जाति की, जाति जमी हुई थी। तो बाबूजी, आप जानते हैं कि उस समय, और मुझे लोग कहते हैं कि जब जो दलित वर्ग के लोग थे, जब चमार थे, जब वो जाते थे तो अपने गले में एक पीकदान होता था जहां पर वो थूक सकें ताकि वो जमीन दूषित ना हो। जब वो चलते थे तो उनके कमर में एक झाड़ू बांध दी जाती थी ताकि अपना रास्ता खुद ही साफ करते हुए जाएं। जब उन टमटम कभी स्वर्ण की गली से गुजरती थी तो लोगों को, दलितों को उठ के चलना पड़ता था सर झुका के। ये वैसा वक्त था। बदलाव तो आया है, हो सकता है मानसिकता में बदलाव ना आया हो, लेकिन हालात तो बदले हैं। लेकिन ये वो वैसा वक्त था जहां से बाबूजी उभर के आए, ऐसी परिस्थिति में उभर के आए। उन एक मशहूर है, एक वाक्यात है कि जब वो आरा टाउन स्कूल में, उनका गांव चंदवा में हुआ, उसकी पैदाइश चंदवा में हुई, उसकी चमटोली में, और आरा टाउन स्कूल में वो पढ़े। और आरा टाउन स्कूल में 2 घड़े रखे हुए थे, एक अवर्ण के लिए, एक सुवर्ण के लिए, औरों के लिए। और बाबूजी ने उस घड़े को तोड़ दिया। 10 साल की उम्र थी तो उनका संघर्ष वहीं से शुरू हो गया था, जाति प्रथा के खिलाफ। तो प्रिंसिपल ने दोबारा घड़े रख दिए, उन्होंने दोबारा जाके तोड़ दिया, जब तक प्रिंसिपल ने हार मानना पड़ा और कहना अब घड़े एक ही हो गया। स्कूल में बाबूजी अव्वल नंबर लाते थे, गणित में 100% नंबर, संस्कृत में 100% नंबर। और अंग्रेजी पढ़ने के लिए चंदवा से उनको आरा स्टेशन जाना पड़ता था, जो 10 किलोमीटर दूर था। तब आई उनको अंग्रेजी में पकड़। और बाद में जब बहुत बड़े सियासतदान बने, हुक्मरान बने, तो वो बड़े बड़े जो नौकरशाह थे, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे, उनकी अंग्रेजी को सुधारते थे। वो लोग अपने आप को कम नहीं समझते थे, लेकिन उनको शर्मिंदा कर देते थे वो। और नौकरशाह की जो समुदाय था, बड़ा खौफ था बाबूजी के प्रति। डरते थे, थर थर कांपते थे कि अब बाबूजी क्या कर देंगे, कौन सा नुक्स बता देंगे, हमारी योग्यता में कोई कमी तो नहीं रह जाएगी। तो बाबूजी जाते थे अंग्रेजी पढ़ने, संस्कृत पढ़ने, संस्कृत में उनके 100 नंबर आते थे, ऐसे थे वो। तो बाबूजी आरा में पढ़े, फिर वो गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहां पर भेदभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहते थे। वहां के छात्रावास में कहा गया कि आप खाना अलग पकाएं। बाबूजी ने इनकार तो कर दिया, लेकिन भेदभाव बहुत था। कई कुछ साल बाद उनको छोड़ना पड़ा, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी आ गए, कलकत्ता विश्वविद्यालय। वो एक वैज्ञानिक बन रहे थे, लेकिन इनकलाब की पुकार, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना वो जरूरी था उस वक्त, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वो संग्राम में जुड़ गए। 2 लड़ाई उन्होंने लड़ी, एक जाति प्रथा के खिलाफ, एक अंग्रेजों के खिलाफ। 29 साल की उम्र में उनके 14 एमएलए थे, 14 एमएलए। दलित वर्ग संघ उन्होंने बनाया।
उससे भी कम उम्र में कलकत्ता में एक मैदान में उन्होंने 35,000 मजदूर का सम्मेलन किया, जैसे ये सम्मेलन हो रहा है। 35,000 लोग वेलिंगटन स्क्वायर में आए। मैं कुछ दिन पहले वहीं पर गया था। वहाँ पर एक छोटे से कमरे में बाबूजी रहते थे। मैंने वहाँ पर गया। एक मेरे लिए तो एक आस्था का स्थल है, मैं तो वहाँ पर जाऊँगा ही। एक छोटे से कमरे में रहते थे। वो उनके बड़े भाई जी का कमरा था, क्योंकि वहाँ पर वो कॉलेज में कंपाउंडर थे, वहाँ पर रहते थे और संघर्ष वहाँ पर जारी किया उन्होंने। और जेल गए, हजारीबाग जेल गए, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। और उसके बाद कैमूर की पहाड़ियां को चीरते हुए, अंगारों पे चलते हुए, तूफानों को झेलते हुए वो दिल्ली आए। दिल्ली तो मरकज था सियासत का। वहां पर दिल्ली आए और दिल्ली में वो एक ऐसे सियासतदान बने, ऐसे हुक्मरान बने, इतने प्रभावशाली, इतने शक्तिशाली, इतनी उपलब्धियां। यहां पर सियासत में आने के बाद उनकी क्षमता और योग्यता का नया प्रदर्शन हुआ, एक नया रूप देखने को मिला। जब श्रममंत्री थे तो बहुत उदारवाद कानून उन्होंने बनाए श्रम बल के लिए। मिनिमम वेजेस एक्ट उन्हीं की देन है, फैक्ट्रीज एक्ट उन्हीं की देन है। जब वो कृषि मंत्री थे तो आप जानते हैं हरित क्रांति के नायक थे। उससे पहले तो हम एक दश्तरी लेकर भिक्षु की तरह दुनिया भर में जाते थे कि हमें अनाज दो, हमें गेहूं दो, हमें चावल दो। हमारे पास है नहीं, बहुत लोग हैं। लेकिन बाबूजी के आने के बाद अनाज का भंडार हो गया, हम देख रहे हैं, ये प्रमाण है। बल्कि उस दिन शपथ ग्रहण के दिन, उसके पहले अकाल पड़ रहा था, शपथ ग्रहण के दिन बारिश होने लगी तो अगले दिन सुर्खियों में आया कि बाबूजी ही बरस रहे हैं। 71 के जो विजय था, विजय के वो रचयिता थे, राजवीर जी ने उसका जिक्र किया। एक नया मुल्क हुआ, एक नई कौमियत, एक नई उम्मीद, भूगोल ही बदल गया दुनिया का, सीमाएं बिखर गईं। ऐसी शानदार फतेह। और बाबूजी की रणनीति थी, अरे वो रक्षा मंत्री थे, रणनीति उनकी थी, संचालक वो थे। पहले भी तो युद्ध हुए थे, लेकिन रणनीति में हमेशा चूक जाते थे। बहादुर तो बहुत हैं, तो रणनीति, वो समझ, वो सोच, वो साजिश, वो बाबूजी की थी। बाबूजी बाद में, इसके बाद में उप प्रधानमंत्री भी हुए। प्रधानमंत्री भी हो सकते थे, लेकिन वही आप जानते हैं, जाति प्रथा एक बाधा थी। वो किसी और दिन उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जो उनके बहुत ही ज़्यादा करीब थी वही दगाबाज निकले, वो प्रधानमंत्री नहीं हो पाए। लेकिन बहुत सारी सफलताएं थी। तो ऐसे वक्त में हम बाबूजी की चुनौतियों को, उनके संघर्ष को, उनकी दिक्कतों को हम सब याद कर लेते हैं। मैं तो करता हूँ, मेरे जीवन में मुझे बहुत एक ऊर्जा मिलती है। मेरे लिए तो प्रेरणा स्रोत है ही, एक मिसाल है ही। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बाबूजी को यह ताकत मिलती कहां से थी? वो समाज से मिलती थी, वो आप लोगों से मिलती थी। उनकी आवाज इतनी बुलंद हुई कैसे? वो इतना लड़ कैसे पाए? समाज की वजह से। और जमहूरियत में, लोकतंत्र में तो आवाम का समर्थन ही सब कुछ होता है। जब आवाम नहीं, आवाम का समर्थन नहीं, तो आप कुछ नहीं। हो सकता है अपनी भी शक्ति होती है, अपना भी वर्चस्व होता है। तो वो आप लोग थे जो उनके साथ थे। तो मैं चाहूंगा, आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबूजी कहा करते थे कि हक मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। हक मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। तो हम ज़रूर लड़ेंगे, हम छाती ठोक के लड़ेंगे, हम जोर शोर से लड़ेंगे, क्योंकि
मुझे लगता है कि ये मिट्टी, ये फिजाएं एक बार फिर इस समाज की, दलितों की योगदान का इंतजार कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अमर रहे। तो ये थे अंशुल कुमार जी, बहुत अच्छे वक्ता हैं और उन्होंने आपको संबोधित किया। और इसके बाद में एक चमार का दर्द बुक का एक विमोचन किया जा रहा है। श्री ब्रह्मपाल जी जो कि लेखक हैं गोकलपुरी से, और अंशुल कुमार जी को सम्मानित किया गया है भाई अमित कुमार जी के द्वारा और चमार एकता मंच के द्वारा। गली गली को जल बहायो सुर सर जाए समानी, प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी, जग जीवन प्रभु आप मुरारी। इतना सुंदर वर्णन सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी वाणी में किया। उसके आधार पर उनके बाबू जगजीवन राम जी के पिताजी ने उनका नाम जगजीवन राम रखा।